हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टीजीटी साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग यूपी टीजीटी साइंस का पेपर दे रहे हैं वो हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। इससे पहले भी मैंने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिसे आप चैनल पर दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज मैं आपको दे रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। इसमें से कौन सा यूज़ होता है परमाणु भट्ठी में? तो देखिए, परमाणु भट्ठी के अंदर जो ईंधन का यूज़ होता है वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम 92 238 इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय भट्ठी में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट को? स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, भट्ठी के आंतरिक भाग में स्नेहक के स्तर के रूप में, या फिर न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए? तो देखिए, ग्रेफाइट का जो यूज़ होता है वो न्यूट्रॉनों का वेग, न्यूट्रॉन जो होते हैं तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉन, उसके वेग को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि न्यूट्रॉनों के वेग को घटाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, कैथोड किरणें डैश के किरण पुंज होते हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो किस पार्टिकल के, इनमें से किसके किरण पुंज के रूप में होती हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एक्स किरणें। तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कणों के पुंज के रूप में होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? ये बीम होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? बीम होती है ये। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु का, जीवाश्मों की आयु का, या मानव शरीर की बीमारियों का, धातुओं की शुद्धता का? तो देखिए, कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम लोग जीवाश्मों की जो आयु है वो निकालते हैं। जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है उसकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा, कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम लोग जीवाश्मों की आयु निकाली जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, पुरातत्व संबंधी दिनांकन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो पुरातन संबंधी, पुरातन यानी कि पुरानी चीज़ों के संबंध में अगर हम कार्बन की डेटिंग करते हैं तो उसमें किसका यूज़ होता है? तो देखो, ये तो कार्बन C614 इसका उपयोग होता है, जिससे कि हम कार्बन की डेटिंग की हेल्प से जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उसकी आयु निकाल सकते हैं, जीवाश्मों की आयु निकाल सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, WR राजन, जे थॉमसन, AH बैकरल। तो देखिए, रेडियो धर्मिता की जो खोज थी वो AH बैकरल ने की थी। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मैरी क्यूरी और बैकरल, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा AH बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है। अर्धायु क्या होता है? अर्धायु टाइम पीरियड इसका, हाफ लाइफ इसका है 8 वर्ष। यदि रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा 8 ग्राम है, प्रारंभिक मात्रा इसकी 8 ग्राम, यानी कि N नॉट जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है? 8 ग्राम है, 8 ग्राम। 24 वर्षों बाद इस तत्व की शेष मात्रा होगी। 24 वर्षों के बाद, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है आपको 24 वर्ष।
ठीक है, तो इतनी बची हुई मात्रा कितनी होगी? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये इसका फॉर्मूला है। तो एन नॉट की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है, कितनी है? 8 है, यानी 8 ग्राम। 8 ग्राम 1/2, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल टी हो गया 24 वर्षों के लिए हमसे पूछा है, तो 24 अपॉन, है ना, कैपिटल टी हो गया 8। 8 से डिवाइड करो, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका यहाँ पर 8 इंटू, ये 3 बार कट गया यहाँ से, तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर हो गई कितनी? यहाँ हो गई यहाँ 3, तो ये हो गया 8 इंटू 1/2 का होल क्यूब हो गया, तो 1/8, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम हो गया इसका। तो ये हमारा जो आंसर आया इसका, इसका आंसर हुआ 1 ग्राम। तो हमारा जो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट ऑप्शन होगा, कि बचा हुआ भाग जो होगा वो 1 ग्राम बचेगा, इसका ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, कृत्रिम संलयन पर या प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता पर। तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन यानी कि छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिकों की रचना करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। हाइड्रोजन बम में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय संलयन में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, 1 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ की जो अर्ध आयु है, हाफ लाइफ है, उसकी हाफ लाइफ है वो 10 डे है, 10 दिन है इसकी अर्ध आयु। तो टी की वैल्यू हो गई 10 दिन। उस पदार्थ के 2 ग्राम की अर्ध आयु होगी। तो देखो, चाहे 10 ग्राम, सॉरी, चाहे 1 ग्राम पदार्थ की अर्ध आयु ले लें, एम का मान अगर 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम पदार्थ की मात्रा हो, चाहे 2 ग्राम पदार्थ की मात्रा हो, चाहे 10 ग्राम पदार्थ की मात्रा हो, तो अर्ध आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो मान होगा वो 10 दिन ही रहेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, कि अगर चाहे 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा ले ली जाए, चाहे 10 ग्राम पदार्थ की मात्रा ले ली जाए, इसकी अर्ध आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति इससे मंद होती है, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे न्यूट्रॉनों की गति मंद होती है? तो देखो इसका आंसर है हमारा भारी जल। भारी जल है ना, D2O, डिटोरियम डाइऑक्साइड, इसकी हेल्प से, जो भारी जल की मदद से जो न्यूट्रॉनों की गति होती है वो मंद होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर के जो विखंडन में मंदक का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न करना, नाभिकीय अभिक्रिया को मंद करना। तो देखो मेन काम होता है नाभिकीय विखंडन में, मंदक की गति का काम होता है भाई न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करना। न्यूट्रॉन की गति, इसकी जो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा कम होगी, न्यूट्रॉन की गति इतनी, है ना, कम होगी, तो जो रिएक्शन होगी वो भी कम हो जाएगी। यानी कि यूरेनियम पर जो न्यूट्रॉनों का जो बॉम्बार्डमेंट होगा वो कम से कम मात्रा में होगा, तो हमारी जो गति होगी वो मंद हो जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन इसका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्राकृतिक विघटन नाभिक श्रेणी का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? यानी कि अगर हम रिएक्शन कराते जाएं और ये जो पदार्थ है वो टूटता जाए, है ना, पदार्थ है वो टूटता जाए, तो टूटते टूटते जो लास्ट चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी? रेडियो एक्टिविता होती जाए, बड़े बड़े परमाणु छोटे छोटों में टूटते जाएं, ऊर्जा निकलती जाए,
तो लास्ट में बचता है लेड। जो लेड होता है वो स्टेबल होता है, लेड Pb ये स्टेबल होता है, तो ये लास्ट में यही बचता है। तो हमारा जो लास्ट में जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो लेड बनेगा, शीशा यही बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।